एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। हमने पीवाईक्यूज करने शुरू किए थे। कंप्यूटर साइंस के पीवाईक्यूज हम कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम कुछ पीवाईक्यूज कर चुके हैं। आज हम पीवाईक्यूज कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन अगर हमें गिवन हो तो उसका क्या क्या आंसर हो सकता है या फिर उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द वोकैबुलरी विद ओनली 4 प्रपोजिशंस। हमारे पास 4 प्रपोजिशंस गिवन है A, B, C एंड D। हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ये हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है और इसके लिए पूछा गया है हमारे पास कितने मॉडल्स हैं। ठीक, तो ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमें दिया हुआ है कि हमारे पास मॉडल्स कितने हैं वो पूछ रहा है और साथ में वो बोल रहा है कि प्रोपोजिशन जो है हमारे पास, ठीक है, प्रोपोजिशंस जो हैं हमारे पास, ये कह रहा है कि हमारे पास 4 प्रोपोजिशंस गिवन हैं। ठीक है, A, B, C एंड D। ठीक, अब इसने बोला है कि अगर हम इसको लें नेगेशन A और B, नेगेशन A और नेगेशन B और नेगेशन C और नेगेशन D, तो ये बोल रहा है इस सेंटेंस में आपके पास कितने मॉडल्स आएंगे। तो सबसे पहली बात, मॉडल्स होता क्या है। ठीक, मॉडल्स वो होता है कभी भी जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं किसी भी चीज का, तो उसमें जितने नंबर ऑफ वंस आते हैं, नंबर ऑफ वंस, मतलब आप कभी भी ट्रुथ टेबल बनाते हो तो आपको एंट्रीज क्या मिलती है, 0 मिलती है या 1 मिलती है, यही एंट्री मिलती है ना। तो इसमें हमारे पास जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं उसको ही हम बोलते हैं मॉडल्स। ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मॉडल्स। तो अब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई प्रोपोजिशन गिवन है और यह है हमारा प्रोपोजिशन, यह है हमारे पास एक प्रोपोजिशन, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास ये प्रोपोजिशन गिवन है तो इसमें नंबर ऑफ मॉडल्स कितने होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तो होता है कि हम क्या करें, ट्रुथ टेबल फॉर्म करें। हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल फॉर्म करेंगे। तो अगर हम ट्रुथ टेबल फॉर्म करेंगे तो हम अगर A, B, C एंड D 4 हैं तो हम इसको लेंगे 0 1 0 1 0 1 देन 0 0 1 1। ठीक, इस तरीके से 16 तक हम जाएंगे, 0 to 15 तक हम जाएंगे। और इसके बाद क्योंकि यहाँ पे सबका नेगेशन है, नेगेशन B, नेगेशन C, नेगेशन D, तो हम यहाँ पे नेगेशन A कैलकुलेट करेंगे, देन नेगेशन B कैलकुलेट करेंगे, देन नेगेशन C, देन नेगेशन D। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना का पूरा जो हमारा ट्रुथ टेबल है हम उसको फॉर्म करेंगे। बट एक हमारे पास एक शॉर्ट तरीका होता है, वो ये होता है क्योंकि देखो इन सबके आगे नेगेशन दिया गया है और सबके बीच में और है। क्या है, और का क्या मतलब होता है हमें पता है। और का मतलब होता है अगर 0 और 1 है तो आंसर है 1, 1 और 1 है तो आंसर है 1, 1 और 1 है तो आंसर है 1 एंड अगेन 0 और 0 है तो आंसर 0। इसका मतलब सिर्फ हमें 0 किस केस में मिलता है, उसी केस में मिलता है जिस केस में दोनों 0 हो। तो ये क्या बोल रहा है, इसमें हमने इसने 4 प्रपोजिशन दे दिया और बोल रहा है कि सबके बीच में और है। तो अब क्योंकि सबके बीच में और है और हमें पता है कि जो D की वैल्यू है वो 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से जाएगी और नेगेट कर दोगे तो क्या चले जाएगी, 1 0 1 0 1 0 इस तरीके से चले जाएगी। तो जितने भी प्रपोजिशंस मतलब ट्रुथ टेबल में यहाँ जितनी भी एंट्रीज बनेंगी सबको आप अगर और कर दोगे तो हर एक एंट्री पे एक्सेप्ट द लास्ट वन, क्योंकि ये लास्ट वाले में चारों 0 होंगे नेगेट करके, मतलब नेगेशन A, नेगेशन B, नेगेशन C, नेगेशन D, लास्ट वाली एंट्री यानी कि जो 15th एंट्री होगी उसमें चारों के चारों 0 होंगे। तो इस केस में अगर आप इन चारों का और करोगे तो आंसर मिलेगा 0। बट बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी आपकी 0 से 14 तक जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सब में आप जितने भी और करोगे तो हर एक एंट्री में आपको एक ना एक 1 जरूर मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास हर वैल्यू के लिए आंसर जो आएगा वो आएगा 1। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है वो कि कितने नंबर ऑफ मॉडल्स हैं यहाँ पे, तो सीधी सीधी बात है हमें क्या करना है, टोटल 16 एंट्रीज होती हैं, लास्ट वाली एंट्री को छोड़ दो क्योंकि उसमें 0 आएगा तो आंसर क्या आ गया 15।
क्योंकि 15 आ गया तो दिस इज नंबर ऑफ मॉडल्स। तो कभी भी अगर हमें ऐसा ये दिया है तो आपके पास दो हैं, या तो टीटी यानी कि ट्रुथ टेबल बना लो या फिर डायरेक्टली कर लो, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है हर एक कंडीशन में हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट एंट्री छोड़ के, क्योंकि नेगेशन में है। अगर नेगेशन में नहीं होता, ए और बी और सी और डी होता, तो सिर्फ और सिर्फ पहली एंट्री जो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होती यानी कि फर्स्ट एंट्री यानी कि 0 वाला जो केस होता है ना, उसमें हमको क्या मिलता, 4 0 मिलते। बाकी 15 तक जितने भी जाते उन सबके केस में हमें आंसर क्या मिलता, 1 ही मिलता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। तो नंबर ऑफ मॉडल्स यहाँ पे हमारे हो गए 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, which of the following statements is are false? The clean room strategy to software engineering is based on the incremental software process model. दूसरा है Q statement है, the clean room strategy to software engineering is one of the ways to overcome unconsciousness copying of copyrighted code. Choose the correct code. Neither PQ, P only, both P and Q, Q only. अब देखो, इसमें दो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमें बताना है कि इनमें से कोड कौन सा सही है। सबसे बड़ी बात ऐसे टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, हम जनरली ये सोच के चलते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, इनमें से ट्रू कौन सा है। बट इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि फॉल्स कौन से हैं। क्या पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ ट्रू पढ़ लिया कि ये ट्रू लिखा है, तो आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, आंसर पूरा ही गलत कर दोगे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, फॉल्स बताना है कि इन दोनों में से हमारा आंसर फॉल्स कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, जो पी है वो कहता है क्लीन रूम स्ट्रेटेजी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको पता ही है क्लीन रूम स्ट्रेटेजी होती है। तो वो ये कह रहा है कि क्या वो स्ट्रेटेजी इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पे बेस्ड होती है। तो हाँ, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल पे ये बेस होती है क्लीन रूम। ठीक, दूसरा ये बोल रहा है जो क्लीन रूम होती है वो क्या, जो कॉपी जो मतलब कॉपीराइटेड कोड जो होता है जिससे के लिए उसको कॉपी ना किया जाए उसको ओवरकम करता है। तो यस, वो इसको भी बचाता है कॉपी होने से, जो कॉपीराइटेड कोड होता है उसको बचाने से। तो हमारा क्या हुआ, इसमें बोथ आर ट्रू। ठीक, बट इसने क्या पूछा, फॉल्स पूछा है। तो क्या बोथ क्यू एंड बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, नहीं। क्या क्यू फॉल्स है, नहीं। क्या पी फॉल्स है, नहीं। हमारे पास नीदर पी एंड क्यू है, क्योंकि बोथ पी एंड क्यू हमारे क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। तो इसने हमसे पूछा है फॉल्स, तो इसलिए आंसर हो गया बोथ, मतलब नीदर पी एंड क्यू आर फॉल्स। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज पी क्यू आर आर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस satisfying mutual exclusion condition. म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, देन इफ द प्रोसेस क्यू इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अगर क्यू हमारे पास कोई प्रोसेस है जो क्या कर रही है, क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही है, तो क्या पी एग्जीक्यूट्स इन क्रिटिकल सेक्शन, क्या आर एग्जीक्यूट्स इन क्रिटिकल सेक्शन, नीदर पी नॉर क्यू एग्जीक्यूट्स इन देयर क्रिटिकल सेक्शन, या बोथ पी एंड आर एग्जीक्यूट्स इन क्रिटिकल सेक्शन। ठीक, तो इसमें ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास Q एक प्रोसेस है जो कि अभी किस में है, हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में है। ठीक, तो अब हमें बताना है इनमें से चारों में से कौन सा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब देखो म्यूचुअल, और इसमें एक चीज और भी इसने साफ बोल दी है कि हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगा हुआ है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बारी में एक ही प्रोसेस किस में जाती है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाती है। एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। So if Q is in critical section, then no other process can enter into the critical section.
जब क्यू बाहर आएगी तभी कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है। जब तक क्यू क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती, और यही बोलता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, पी एग्जीक्यूट्स इन क्रिटिकल सेक्शन। अब देखो अगर क्यू ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो क्या पी एग्जीक्यूट हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन में? नहीं हो सकता। क्या आर एग्जीक्यूट हो सकता है? नहीं हो सकता। P and R both execute हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो definitely C is the correct answer. Neither P nor R executes in their critical section. इसको R नहीं Q नहीं R कर लो, ठीक है। तो ना तो P एग्जीक्यूट होगा क्रिटिकल सेक्शन में, ना ही Q ना ही R होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसने हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास जो Q है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, हमने देखे अपने क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हमारा ये भी है, लास्ट वाला क्वेश्चन ये एक और कर लेते हैं, इसके बाद फिर हमारी आज के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें और हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, हमको पता है एसआरएस होता है, एसआरएस बनता है, इज सेड टू बी डैश इफ एंड ओनली इफ no subset of individual requirements described in it conflict with each other। हमें पता है ये चारों जो हैं एसआरएस के क्या हैं, हमारे जो एसआरएस होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी सबसेट, नो सबसेट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स का कोई भी सबसेट कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा होता है आपस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या वो करेक्ट होता है? क्या कंसिस्टेंट, क्या अनएम्बिगियस, या फिर वेरीफाएबल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंसिस्टेंट, ठीक। तो करेक्ट कब होता है? करेक्ट होता है जब हम अपना जो एसआरएस बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। वेरीफाई कब हो रहा है? बिल्कुल ही वही एसआरएस अगर बना रहे हैं हम तो वो बिल्कुल सही है, उसको हम बोलेंगे वेरीफाइबल। अनएम्बिगियस आपको पता ही है, जो भी हमने चीजें लिखी हैं उनका सेम मीनिंग निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं अनएम्बिगियस। मतलब अगर कोई हमने इंटरप्रिटेशन किया है तो हर इंटरप्रिटेशन का हमें एक ही मीनिंग निकल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अनएम्बिगियस। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स का जो सबसेट होता है वो कन्फ्लिक्ट नहीं करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये थे हमारे आज के पीवाईक्यूज, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पीवाईक्यूज को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता ही है पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कंसेप्ट तो पढ़ लेते हैं बट पीवाईक्यूज भी पता होने चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, और कितनी बार ऐसा होता है कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देते हैं, तो अगर आपको याद हो गया हमने ऐसा पीवाईक्यू किया था तो आप ये वाला पीवाईक्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन वो भी कर सकते हो फिर आप। और दूसरा ये होता है कि अगर रिपीट भी ना हो तो ये जरूर होता है कि आपको क्या होता है, समझ में आ जाता है कि हाँ इससे मिलता जुलता अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैंने इस तरीके से करना है। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।